डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए प्रयासरत। बागवानी मिशन के तहत सरकार दे रही है किसानों को लागत का 50% का अनुदान। किसानों को कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है एक साथ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप की स्थापना के लिए दी जा रही है सब्सिडी। योजना के तहत मात्र 10% की राशि देकर अपने खेतों में सोलर पंप की स्थापना कर सकेंगे किसान। पंप से उत्पादित अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकते हैं किसान। बिहार के सहरसा जिले में कोसी के किनारे सैकड़ों एकड़ में बालू पर तरबूज, ककड़ी, खीरा एवं लौकी की जा रही है खेती। लाखों रुपया कमा रहे हैं उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसान। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बुधनी विधानसभा के पिपलानी में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होकर नवविवाहित जोड़ों को भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान चल रहा है। 50,45,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां जो लखपति हो गई है, और बहनें एक तरफ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का अभियान चल रहा है। गरीब नहीं रहेंगी बहनें, उनकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, वो हाथ नहीं फैलाएंगी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। इसलिए लाडली बहना भी चलेगी और लखपति दीदी का अभियान भी चलेगा। दीदियों को लखपति बनाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, और मुझे भी प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी बनाने का काम दे दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले वर्ष 12 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार का सहयोग मध्य प्रदेश को हर तरह से मिलता रहेगा। पिछले साल तक लगभग 12 लाख घर, जब से तीसरी बार सरकार बनी मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से भी प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मध्य प्रदेश के साथ लगातार खेती के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में, गरीबों के मकान बनाना हो, गांव की सड़कें हो, आजीविका मिशन हो, अलग अलग कृषि विभाग की योजना लगातार चलता रहेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों के सीमावर्ती जिलों के किसानों की खेती एवं उनके लिए उपलब्ध खाद, बीज और अन्य संसाधनों के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने इन जिलों के किसानों को कृषि संबंधी कार्यों की समुचित व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और यूपी में अमेठी में किसानों को हाईटेक बनाने के लिए एकीकृत बागवानी मिशन के तहत कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसानों को 50% अनुदान मिलेगा और आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। एकीकृत बागवानी मिशन अभियान के तहत किसानों को कई योजनाओं का लाभ एक साथ दिया जा रहा है। इसके तहत संरक्षित खेती में किसान एक साथ कई लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए किसानों को भारी अनुदान भी दिया जा रहा है। किसानों को फल फूल सब्जियों के साथ संरक्षित खेती करने के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसमें पॉली हाउस, सेट हाउस, मशरूम यूनिट, रिपनिंग चैम्बर, कोल्ड स्टोर, फ्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड रूम, प्याज भंडार गृह, ट्रैक्टर, BHP पावर ट्रेलर प्लांट, हेल्थ क्लिनिक आदि का लाभ लिया जा सकता है। जिला उद्यान कार्यालय अमेठी में किसान आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जनपद में जितने भी किसान हैं वह इस प्रोजेक्ट बेस्ड कार्यक्रम में पूरे साल आवेदन भर सकते हैं। किसानों को आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, मोबाइल नंबर के साथ अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ अपना आवेदन करना होगा कि वह कौन सा प्रोजेक्ट स्थापित कर लाभ लेना चाहते हैं। गौरतलब है कि एकीकृत बागवानी मिशन के तहत लागत का 50% का अनुदान दिया जाता है। यदि किसान की लागत 2 लाख आती है तो किसान को 50% लागत का अनुदान दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसानों को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें सिंचाई के लिए कम दरों पर सोलर पंप देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत किसान मात्र 10% की राशि देकर अपने खेतों में सोलर पंप की स्थापना कर सकेंगे। साथ ही किसान सोलर पंप से उत्पादित अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकते हैं। योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए 8 मई के दिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसमें सचिव ऊर्जा, वित्त, नगरीय विकास एवं आवास, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदस्य एवं नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा विभाग के सचिव सदस्य सचिव होंगे। भारत पवन और सौर ऊर्जा का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता इस वर्ष अप्रैल में सालाना आधार पर 30.7% बढ़कर 107.95 गीगावाट तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष अप्रैल में 82.64 गीगावाट थी। वहीं पवन ऊर्जा क्षमता सालाना आधार पर 10.6% बढ़कर 51.06 गीगावाट हो गई है, जो कि अप्रैल 2024 में 40.16 गीगावाट थी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 में देश की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता वार्षिक आधार पर 16% बढ़कर 231.81 गीगावाट हो गई है, जो कि 199.86 गीगावाट थी। भारत ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में अग्रणी है और पिछले दशक में अकेले सौर ऊर्जा में 30 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। देश में निर्धारित समय से 8 साल पहले ही 2030 के नवकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। अगली खबर बिहार से। बिहार के सहरसा जिले के महिषणी एवं नौहट्टा प्रखंड के बलुआहा पुल के नीचे सैकड़ों एकड़ में कोसी के किनारे बालू पर तरबूज, ककड़ी, खीरा एवं लौकी की खेती की जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसान लाखों रुपया कमा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। बिहार की कोसी नदी हर साल बाढ़ के समय अपने साथ बालू और मिट्टी लेकर आती है। जब नदी की धारा कम हो जाती है, वैसे समय में सिर्फ बालू ही बालू किनारे पर रहता है। इसकी वजह से वहाँ कुछ नहीं उपजता था, लेकिन उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने इस बालू को सोने के ढेर में बदल दिया। हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश के किसान नवंबर महीने में सहरसा, सुपौल आते हैं और महिषी प्रखंड के बलुआहा से नेपाल तक वे लोग कोसी के किनारे स्थानीय लोगों से लीज पर जमीन लेकर बालू पर अपना आशियाना बनाकर परिवार के साथ तरबूज, ककड़ी, कद्दू, खीरे की खेती करते हैं। किसानों ने बताया कि नवंबर महीने में हम लोग बीज डालते हैं और ये फसल अप्रैल महीने में निकलनी शुरू हो जाती है। कद्दू, ककड़ी, खीरा ये सब्जी सहरसा, सुपौल के मंडी में ही बिक जाती है, जबकि तरबूज की मांग इतनी है कि ये बिहार के बाहर असम, दिल्ली, अगरतला, बंगाल, पंजाब सहित नेपाल के काठमांडू तक जाता है। देश की अन्य मंडियों में भी जाता है। किसान बताते हैं कि कोसी के किनारे की तरबूज की मांग काफी है। उन्होंने बताया कि अगर मौसम की मार ना हो तो उन्हें अच्छा लाभ हो जाता है। यहाँ से हम खेती करते हैं तरबूज का, यहाँ कोसी किनारे पे हमारा घनी दूर लो जाता है तरबूज। जिस तरह राजस्थान होया, पंजाब होया, दिल्ली होया, इधर बंगाल होया, सारे में जाता है। असम से तरबूज लेने आए व्यापारी आमोद कुमार का कहना है कि वे लोग आज यहाँ तरबूज लेने आए हैं। बालू पर उपजने के कारण तरबूज में काफी मिठास होती है और सस्ता भी मिल जाता है। इसके कारण इसकी काफी मांग होती है।
लोगों को मुनाफा भी अच्छा हो जाता है। यहाँ की तरबूज बालू पर उपजाई जाती है, जो एकदम निर्जल स्थल पर उपजाया जाता है। काफ़ी मिठास होता है और सस्ते दामों में अच्छे किस्म की तरबूज उपलब्ध हो जाती है, जिसे ले जाकर के हम लोग बंगाल में बेचते हैं, वहाँ अच्छी तरह से कमाई हो जाती है। जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार का कहना है कि कोसी नदी के किनारे बाढ़ के बाद बालू पर उत्तर प्रदेश के किसान, हरियाणा के किसान तरबूज, ककड़ी, खरबूजे, सब्जी की खेती करते हैं। जितने इलाके में खेती करते हैं वहां से करोड़ों में कमाते हैं। हमारे किसान जो बाहर जाकर काम करते हैं, वे अगर अपने यहाँ वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बाढ़ आता है, बाढ़ के कारण अधिकांश बालू है जो क्षेत्रों में फैला हुआ है, उस बलुई जमीन में गर्मी के मौसम में फरवरी से लेकर के या जब भी बाढ़ का पानी निकल जाता है, करीब लगता है नवंबर दिसंबर में, ये लोग बड़ी मात्रा में वहाँ पर तरबूज की खेती की जाती है। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के किसान लोग जाकर पंजाब हरियाणा में खेती करते हैं, जबकि यहीं पर अगर ये लोग मन से खेती करें, उचित तरीके से खेती करें, वैज्ञानिक ढंग से इंटेंसिव फार्मिंग के द्वारा या मल्टी फार्मिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलों को अगर उपजाते हैं तो उनको यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। कृषि विभाग द्वारा किसानों और मजदूरों के बीच समन्वय स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है, ताकि किसानों की कमाई भी अच्छी हो और मजदूरों का पलायन भी रुके। गर्मी और तेज धूप के बीच किसान इन दिनों खीरे की खेती में जुटे हुए हैं। महंगे बीज और मेहनत के बावजूद किसान परिवार खेती से घर चला रहे हैं। इस बार मंडी में खीरे का भाव अच्छा है, जिससे उन्हें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। कई किसान पूरा परिवार खीरे की खेती से चला रहे हैं और यही उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। गौरतलब है कि खीरे की खेती में मेहनत के साथ साथ लागत भी बहुत अधिक है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे पहले खेत की 4 बार जुताई करनी पड़ती है, ताकि मिट्टी नरम हो सके और बीज अच्छे से जमे। इसके बाद महंगे बीज लगाने पड़ते हैं। 10 ग्राम का एक पैकेट 700 रुपये का आता है और 1.5 बीघा खेत में उन्हें 7 पैकेट की ज़रूरत पड़ती है। पूर्ण सिंह के अनुसार 1 किलो लगभग आधा बीघा की खीरे की खेती में लगभग 20,000 रुपये तक की लागत आ जाती है। इस फसल को गर्मी में हर हफ्ते पानी देना भी ज़रूरी होता है, वरना पौधे सूखने लगते हैं। 1 किलो लगभग आधा बीघा की खीरे की खेती में लगभग 20,000 रुपये तक की लागत हो जाती है। इस फसल को गर्मी में हर हफ्ते पानी भी देना ज़रूरी होता है, वरना पौधे सूखने लगते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंबाला का कृषि विज्ञान केंद्र इन दिनों अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहां आलू और प्याज की खेती के लिए मुफ्त बीज, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। साथ ही मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन की योजनाएं भी जुड़ी हुई हैं। लाभार्थी के पास केवल अपनी ज़मीन होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कुछ दस्तावेज देने होते हैं। इनमें आधार कार्ड, शेड्यूल कास्ट का प्रमाण पत्र और गांव के सरपंच की ओर से एक पत्र शामिल है। उस पत्र में सरपंच द्वारा ये लिखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति के पास गांव में कितनी ज़मीन है। उसके बाद पात्र लाभार्थी को प्याज की खेती के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बीज दिए जाते हैं। वहीं आलू की खेती के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इस सिलसिले में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि एससी वर्ग के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष फंड भी जारी किया जाता है। इसी के तहत एससी वर्ग के किसानों को खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और गेहूं की कटाई के बाद किसान इन दिनों अब धान की तैयारी में लगे हुए हैं। बारिश की शुरुआत के साथ ही धान की पौधे लगाने का काम शुरू हो जाएगा। धान की फसल को दीमक और अन्य जड़ खाने वाले कीटों से बचाने के लिए रुपाई से पहले मिट्टी का उपचार ज़रूरी है। मृदा उपचार करने से किसानों को लागत कम लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर मृदा उपचार नहीं करते तो बाद में कीट फसल पर हमला करते हैं, जिनकी रोकथाम करने के लिए किसानों को महंगे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को एक आसान और असरदार तरीका बताया है कि किस तरह से एक विकसित खास जैविक उत्पाद का उपयोग करके किसान अपनी फसल को इन कीटों से बचा सकते हैं। धान के खेतों में सिंचाई की आवश्यकता बनी रहती है, जिससे मिट्टी में मौजूद कीट सक्रिय हो जाते हैं और पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए धान की रुपाई शुरू करने से पहले मिट्टी को उपचारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। ज़मीन के अंदर रहने वाले कीटों के बचाव के लिए खेत की आखिरी जुताई के समय 5 किलोग्राम बावेरिया, बेसियाना और मेटोराइजियम एनिसोप्ली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर खेत में डालें।
जुताई के बाद खेत को समतल कर दें और फिर पानी भरकर धान की रुपाई करें। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है। शनिवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बाड़मेर मंडी में शुक्रवार को ग्वार के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। यहां 9 और 10 मई को ग्वार के भाव 4,750 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही बस्सी मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 मई को ग्वार का भाव था 4,395 रुपए, 10 मई को इसके सौदों में 79 रुपए की तेजी आई और भाव 4,471 रुपए हो गया। बात ग्वारगम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। विश्व का 80% ग्वार उत्पादन भारत में होता है, जिसमें से 72% राजस्थान से आता है। भारत में प्रसंस्कृत ग्वारगम का लगभग 90% निर्यात किया जाता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान ग्वारगम 4,17,674 मीट्रिक टन का निर्यात किया है। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुजरात की धोराजी मंडी में 10 मई को मूंगफली का भाव रहा 6,280 रुपए। हलवद मंडी में भाव रहा 4,850 रुपए। जैतपुर मंडी में भाव रहा 5,205 रुपए, जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 5,150 रुपए पर हुए। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान खरीफ मूंगफली की पैदावार 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहां सरसों के खेत में निराई कर लें। किसान चने की कटाई कर सकते हैं। वहीं तिल के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा अरहर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में पर्याप्त सिंचाई करते रहें। अभी मूंग की बुवाई करने का समय उचित है, वहां उड़द की भी बुवाई करें। यहीं के किसान आलू की खुदाई कर सकते हैं। इस समय भिंडी की बुवाई करें। साथ ही बैंगन के खेत की उचित देखभाल करते रहें। मध्य प्रदेश में कद्दू की बुवाई कर सकते हैं। किसान खीरे की बुवाई कर लें। इसी तरह टिंडे की बुवाई करें। इसके अलावा खरबूजे की बुवाई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में आलू की खुदाई करें। किसान प्याज की खुदाई कर सकते हैं। इसी तरह लहसुन की खुदाई कर लें। वहीं अदरक की भी खुदाई करें। साथ ही हल्दी की खुदाई का समय उचित है। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। यहां के किसान चने के खेत की उचित देखभाल करते रहें। छत्तीसगढ़ में केले के बागों में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही पपीते के बागों में भी सिंचाई करें। वहां सरसों की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुसुम की बुवाई कर लें।
अभी गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। छत्तीसगढ़ में मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय आम के बागों में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में आम में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और CDS जनरल अनिल चौहान समेत सशस्त्र बलों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं पाकिस्तान से लगी जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से सतर्क हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में अब हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर में स्थिति सामान्य दिखाई दी। रात में किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टरों में भी स्थिति सामान्य बनी हुई है। राजौरी, अखनूर, जम्मू सिटी, पुंछ में हालात सामान्य बने हुए हैं। श्रीनगर में लाल चौक पर आज दुकानें सामान्य रूप से खुली हैं। श्रीनगर में आज स्थिति सामान्य है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में आज सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। दिल्ली हवाई अड्डे में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के मद्देनज़र उड़ान के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि संभावित सुरक्षा देरी को देखते हुए जल्दी पहुंचे एयरलाइंस और सुरक्षा कर्मियों का पूरा सहयोग है। केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।